हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली से उसकी संतान के बारे में पूरी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संतान प्राप्ति के योग कब बनेंगे, संतान कैसी होगी और इसके अलावा वे कौन कौन से योग हैं जो कि संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी संतान का काफ़ी महत्व होता है और एक गुणवान संतान होने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए हर इंसान की ये चाहत होती है कि उसे सही समय आने पर संतान की प्राप्ति हो। फ्रेंड्स, संतान से संबंधित जानकारी के लिए हमें कुंडली के पंचम भाव यानी कि 5th हाउस की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो पंचम भाव होता है वो संतान का भाव कहलाता है। तो यदि पंचम भाव का स्वामी केंद्र भावों में, जिसमें कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव आता है, ये भाव जो होते हैं केंद्र भाव कहलाते हैं। तो इसमें यदि पंचम भाव का स्वामी स्थित हो जाए या फिर त्रिकोण भावों में, जिसमें कि पहला, 5वां और 9वां भाव आता है, यहाँ पर स्थित हो जाए यदि, तो इस तरह हम कहेंगे कि केंद्र या त्रिकोण भाव में होने से पंचम भाव का स्वामी जो है वो मजबूत कहलाएगा और यह स्थिति संतान सुख के लिए अति उत्तम स्थिति कहलाती है। इसी तरह यदि पंचम भाव का स्वामी स्वराशि का हो या फिर वह अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तब भी संतान सुख के लिए काफी शुभ स्थिति कहलाती है। जैसे कि ये एक मिथुन लग्न की कुंडली है और यहाँ पंचम भाव के स्वामी बने शुक्र। अब मान लीजिए यदि शुक्र यहाँ पर अपनी ही राशि, मान लीजिए तुला में बैठ जाएं या फिर शुक्र जो है यहाँ मीन राशि में बैठ जाएंगे, तो ये स्थिति संतान के लिए काफी शुभ रहेगी। ऐसे लोगों की संतान प्रतिभाशाली और गुणवान रहती है, जिनके संतान भाव का जो स्वामी होता है यदि उच्च का हो जाए या स्वराशि का हो जाए, तो ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो काफी प्रतिभाशाली होती है और गुणवान होती है। इसी तरह यदि प्रथम भाव का स्वामी, जिसे कि हम लग्न भाव भी कहते हैं, उसकी युति मान लीजिए पंचम भाव के स्वामी से हो जाए, तब भी व्यक्ति को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जैसे कि यहाँ प्रथम भाव का स्वामी बना बुध, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 नंबर लिखा है और 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। तो इसलिए यहाँ बुध देव जो हैं वो प्रथम भाव के स्वामी कहलाए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, है ना। तो यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम भाव के स्वामी बुध और पंचम भाव के स्वामी शुक्र, मान लीजिए यहाँ पर ये सप्तम भाव में यहाँ पर स्थित हो जाएं, तो ये स्थिति जो है वो बहुत ही शुभ स्थिति कहलाएगी और इसमें व्यक्ति को आज्ञाकारी और गुणवान संतान की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उसकी संतान जो है उसके लिए काफी जो है वो खुशहाली लाने वाली होगी। वहीं फ्रेंड्स, कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि संतान प्राप्ति में जो कि बाधाएं उत्पन्न करती हैं या फिर देरी का कारण बनती हैं और कई बार तो संतान सुख से व्यक्ति को वंचित भी कर देती हैं। इसमें यदि पंचम भाव का स्वामी मान लीजिए पीड़ित स्थिति में हो जाए, जैसे कि वो 6वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि 6वां, 8वां और 12वां भाव जो होता है वो अशुभ भाव कहलाते हैं। तो यदि यहाँ पर संतान भाव का स्वामी स्थित हो जाएगा तो ये अशुभ स्थिति कहलाती है और ऐसे में व्यक्ति को संतान सुख में कमी रहती है। इसी तरह यदि पंचम भाव में कोई पापी ग्रह और क्रूर ग्रह आकर बैठ जाएं, जैसे कि मंगल, शनि, राहु या फिर केतु आदि अशुभ स्थिति में होकर यहाँ बैठ जाएं, या फिर इन पापी ग्रहों की और क्रूर ग्रहों की दृष्टि इस पंचम भाव पर पड़ जाए, तब भी व्यक्ति को संतान सुख में कमी आ जाती है। इसी तरह यदि पंचम भाव का स्वामी मान लीजिए सूर्य के साथ में स्थित हो जाए, तो सूर्य के साथ स्थित होने से वो अस्त हो जाएगा, तो तब भी संतान सुख में कमी देखी जाती है। पंचम भाव के अलावा फ्रेंड्स, हमें संतान के कारक ग्रह जो होता है वो गुरु को कहते हैं। तो संतान का जो कारक ग्रह गुरु होता है उसकी स्थिति भी हमें कुंडली के अंदर देखनी चाहिए। यदि गुरु कुंडली में स्वराशि में स्थित हो जाए, तो गुरु की स्वराशि होती है धनु या मीन, इनमें गुरु स्थित हो या फिर अपनी उच्च राशि कर्क में स्थित हो जाए गुरु, तो भी यह स्थिति काफी अच्छी कहलाती है संतान के लिए और इसमें व्यक्ति को अच्छी आज्ञाकारी और
गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। इसी तरह शुक्र को भी फ्रेंड्स फर्टिलिटी का कारक माना जाता है। तो यदि कुंडली में शुक्र बलवान स्थिति में केंद्र या त्रिकोण भावों में कहीं भी स्थित हो, तब भी संतान प्राप्ति के लिए ये शुभ स्थिति कहलाती है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि कुंडली के अनुसार संतान प्राप्ति के योग कब कब बनते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी की जब भी दशाएं आएंगी, तब भी संतान के व्यक्ति के जीवन में योग बनेंगे। इसके अलावा पंचम भाव में बैठे हुए जो भी ग्रह होते हैं या फिर पंचम भाव पर जो भी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तब भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं संतान के कारक ग्रह जो गुरु होते हैं, यदि गुरु की महादशा चल रही हो, तब भी संतान प्राप्ति के योग व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। और इसी तरह यदि गुरु का गोचर मान लीजिए पंचम भाव से ही हो रहा हो, या फिर पंचम भाव का जो स्वामी है जहां भी वो स्थित है कुंडली में, उसके ऊपर से गुरु का गोचर हो रहा है, तब भी व्यक्ति के जीवन में संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसमें यदि पंचम भाव में सूर्य, गुरु या फिर मंगल जैसे पुरुष प्रधान ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति होने की पॉसिबिलिटी बनती है। वहीं यदि इस पंचम भाव में मान लीजिए शुक्र या चंद्रमा जैसे स्त्री प्रधान ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति को पुत्री संतान की प्राप्ति होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसी तरह मान लीजिए यदि पंचम भाव में बुध या शनि स्थित हों, और यहाँ पंचम भाव में विषम राशि, जिसमें कि विषम राशियों में 1, 3, 5, 7 या 9वीं राशि, यहाँ पर ये इनमें से कोई भी राशि स्थित होगी, तो व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति के योग ज्यादा बनते हैं। और वहीं यदि बुध या शनि होने के साथ साथ यदि यहाँ पर 2, 4, 6 या 8 ये वाली राशियां स्थित होंगी, तो व्यक्ति को पुत्री संतान की प्राप्ति होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी कुंडली में संतान सुख से संबंधित। संतान से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए हमें सप्तमांश कुंडली जो होती है उसका भी अध्ययन करना चाहिए, और इसके अलावा संतान सुख के लिए हमें दोनों ही पार्टनर की कुंडलियों का भी अध्ययन बारीकी के साथ करना चाहिए, तभी हम सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।